हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम रिमेनिंग जो स्टेप्स बच गए हैं हमारे उनके बारे में डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने प्लानिंग ऑफ सोशल सर्वे और 4 स्टेप्स जो थी सोशल सर्वे की वो देखी। मीन सिलेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम हमने देखा, डिटर्मिनेशन ऑफ पर्पस ऑफ सर्वे देखा, देन फील्ड सर्वे देखा, देन जो प्रिलिमिनरी जो प्रिपरेशन होती है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करते हैं निदर्शन का चुनाव। ठीक है, कि जो सिलेक्शन होता है ना सैंपल का, वो कैसे होता है, सिलेक्शन ऑफ सैंपल जो होता है वो किस तरीके से होता है। ठीक है, तो इसके अंदर हम ये देखेंगे कि हम किस तरीके से जो सिलेक्शन ऑफ सैंपल, ओके, हम इसमें ये देखेंगे कि जो सबसे पहले निदर्शन जो होता है उसका आकार जो होता है उसको हम डिसाइड करेंगे। क्या डिसाइड करना है हमको इसके अंदर, हम इसके अंदर साइज देखते हैं, मीन्स उसका आकार कैसा होता है। ठीक है, तो निदर्शन के आकार से मीनिंग यहाँ पे लगाएंगे तो वो क्या होगा कि जो स्टडी करने के लिए जितनी भी यूनिट्स होती है उनको हमको सेलेक्ट करना है। मतलब अध्ययन के लिए इतनी इकाइयों का चुनाव करना चाहिए कि जो क्या करे, सारी जो एग्रीगेट जो है, समग्र जो है उसका प्रतिनिधित्व करे और उसमें समग्र जो होता है उसकी सारी स्पेशलिटी हो। मीन्स हम सैम्पल मेथड लेंगे लेकिन हम उसमें ऐसी यूनिट्स जो होती है उनका सेलेक्ट करेंगे जो सबको रिप्रेजेंट कर रही है। मतलब निदर्शन का चुनाव इसलिए ज़रूरी होता है कि जो सर्वे किया जाता है उसके लिए जो हमारे पास टाइम होता है वो लिमिटेड होता है, हमारे पास जो सोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, तो हम पूरे एरिया का स्टडी नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम सैंपल मेथड उसके अंदर यूज़ करते हैं। अब अगर हम बहुत क्लेवर होके और इसका काम करें या हम अपना जो हमारा जो इंटेलेक्चुअल यूज़ हम लें अपने आप को और हम बहुत केयरफुली उनको सेलेक्ट करें और हम बुद्धिमत्ता से और सावधानी से निदर्शन का चुनाव करें और हम इस तरीके से उनको सेलेक्ट करें कि हमारा टाइम और जो लेबर है उस वो बच जाए और हमारा खर्चा भी कम हो। तो इससे क्या होता है कि निदर्शन का चुनाव जो होता है वो सर्वेक्षण के आयोजन का एक महत्वपूर्ण स्टेप माना जाता है, ये वाला इम्पॉर्टेंट। ठीक है, देन फिर हम बात करते हैं बजट तथा समय सूची का निर्माण जो किया जाता है। मीन्स जो बजट और टाइम शेड्यूल होता है उसकी प्रिपरेशन करते हैं हम। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि प्रिपरेशन ऑफ बजट एंड टाइम शेड्यूल। हम अगर बजट और टाइम शेड्यूल की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम इसमें देखते हैं कि जो सर्वेक्षण काम होता है उसकी सफलता के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि बजट बनाएं हम ये अनुमान लगाएं कि सर्वेक्षण के जो अलग अलग स्टेप्स हैं उनमें कितना खर्चा आएगा और पूरे जो सर्वेक्षण किया जाएगा उसमें कितना पैसा लगेगा, हमें को कितने धन की आवश्यकता है और खर्चे का जो कुछ अनुमान लगाया जाए या उसके करीब 10% की राशि या धनराशि की उससे ज़्यादा जो अमाउंट होता है उसको हमको अरेंज करना है, तो हम जो सडन जो हमारे खर्चे होते हैं वो उससे निकल सकें। तो किस तरीके से और किस सर्वेक्षण में हमको कितने राशि की ज़रूरत होती है, या ये सर्वेक्षण के जो सब्जेक्ट होते हैं या सब्जेक्ट जो एरिया होता है ना, उसका जो सब्जेक्ट होता है या एरिया जो होता है या जो वर्कर्स होते हैं उनकी संख्या जो काउंटिंग होती है वो, और जो अध्ययन कार्य होता है मतलब जितना भी स्टडी वर्क जो होता है उसमें लगने वाला टाइम जो होता है उस पर डिपेंड करता है। मतलब हम इसके लिए क्या करेंगे, फिर स्टेप क्या है हमारा, हम सैंपल को सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद में हम क्या करेंगे, प्रिपरेशन किसकी करेंगे, बजट की करेंगे और टाइम शेड्यूल को हम इसके अंदर सेलेक्ट करेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट फिर हम ये देखते हैं कि अध्ययन पद्धति का चुनाव और अध्ययन उपकरणों का निर्माण। ये क्या है कि सिलेक्शन ऑफ द मेथड ऑफ स्टडी एंड प्रिपरेशन ऑफ स्टडी टूल्स। किसकी प्रिपरेशन किसकी है, प्रिपरेशन ऑफ स्टडी टूल्स। प्रिपरेशन ऑफ स्टडी टूल्स जो होते हैं। ठीक है, और जो सिलेक्शन ऑफ मेथड ऑफ स्टडी होता है। तो अब इसके अंदर हम ये देखते हैं कि कोई भी सर्वेक्षण विशेष रूप से किस सर्वेक्षण विशेष के लिए कौन सी अध्ययन पद्धति को हमको सेलेक्ट करना है, या जो ये अध्ययन की जो प्रकृति है, नेचर है, उसका जो एरिया है, अवेलेबल जो हमारे पास टाइम और मनी है उस पर डिपेंड करता है। तो अब हम ये देखेंगे कि अवलोकन, साक्षात्कार, वैयक्तिक अध्ययन पद्धति, अनुसूची, प्रश्नावली, इन सब में से किसी एक पद्धति का हम सेलेक्ट करेंगे और अपनी हमारी क्या रिक्वायरमेंट है उस अकॉर्डिंग हम उसको सेलेक्ट करेंगे। अब इसके अंदर क्या कर रहे हैं हम,
या तो हम इंटरव्यू लेंगे, या हम शेड्यूल से लेंगे, या हम क्वेश्चनर यूज़ करेंगे, या हम ऑब्जर्वेशन जो होगा उसको लेंगे। तो इनमें से हमको कौन सा अप्रोप्रिएट हमारे लिए मेथड है, हमको उसको इसके अंदर सेलेक्ट करना है। तो हमको ये बात ध्यान रखनी है, और फिर हमको ये भी ध्यान रखना है कि हम ऐसे स्टडी मेथड को यूज़ करें या उसको सेलेक्ट करें जिसमें हमको लिमिटेड पैसा और लिमिटेड टाइम लगे, और ज़्यादा से ज़्यादा हमको फैक्ट्स मिल सके, तथ्य मिल सके, हमारा रिजल्ट अप्रोप्रिएट आ सके। तो हम जब अध्ययन पद्धति को जो हम सेलेक्ट करते हैं, तो उसके बाद में हम उस जो स्टडी हम कर रहे हैं उसके काम के लिए जो टूल्स हम यूज़ करेंगे उनको देखेंगे। अगर हमको डेटा कलेक्ट करने के लिए क्वेश्चनरी या शेड्यूल बनानी है तो हम उसको करेंगे। अगर हमको इंटरव्यू मेथड यूज़ करना है तो हम उसके लिए जो इंटरव्यू गाइड होती है वो हमको तैयार करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से ये जो टूल्स होते हैं, है ना, प्रिपरेशन जो स्टडी टूल्स जो होते हैं उनको हमको प्रिपेयर करना है, तो ये बहुत केयरफुली करना होता है। क्योंकि जो डेटा कलेक्ट करने हैं उसके मेन ये उसी के ऊपर डिपेंड करता है हमको कौन से डेटा हमको कलेक्ट करने हैं। तो हमको एक्चुअल उसके जो हमको स्टडी करनी है, क्या हमको वही फैक्ट्स मिलेंगे? तो इसके लिए हमको क्वेश्चन इतने अप्रोप्रिएट तैयार करने हैं, परफेक्ट तैयार करने हैं कि हमको बिल्कुल सटीक हमारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाए और हमारी स्टडी सक्सेसफुल हो जाए। ओके, नाउ देन फिर हम बात करते कार्यकर्ता का चुनाव और प्रशिक्षण, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ इन्वेस्टिगेटर। ठीक है, पहले तो क्या है सिलेक्शन, और फिर क्या बात करते हैं हम कि जो ट्रेनिंग होती है किसकी, इन्वेस्टिगेटर जो होता है उसकी ट्रेनिंग ऑफ इन्वेस्टिगेटर। ठीक है, जो इन्वेस्टिगेटर होता है उसकी ट्रेनिंग जो होती है उसकी बात करेंगे हम। अब इसमें हम देखते हैं कि सर्वेक्षण काम के लिए सर्वेक्षणकर्ता के अलावा और भी लोग होते हैं जिनकी हमको ज़रूरत पड़ती है, और ये जो काम करने वाले लोग होते हैं ये उस एरिया में जाके और डेटा कलेक्ट करते हैं। तो इन्हीं के थ्रू हमको क्या होता है, जो डेटा होता है वो मिलता है, हमको जो सोर्सेज होते हैं वो मिलते हैं। हम इन्हीं के थ्रू जो एडिटिंग का काम होता है, जो वर्गीकरण होता है, क्लासिफिकेशन जो होता है, टेबुलेशन जो होता है, एनालिसिस जो हम करते हैं वो इन्हीं के बेस पे करते हैं। तो सर्वेक्षण के लिए कार्यकर्ता का चुनाव करते समय ये बहुत ज़रूरी है, ये बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसमें वो ओबीडियंट हो, ईमानदार हो, वो अपने काम के प्रति सीरियस हो, वो पूरी लगन से काम करता हो, उसमें धैर्य हो, है ना, दूरदर्शिता हो, ऐसी उसमें क्वालिटीज़ होनी चाहिए। और साथ ही में उनमें क्या होना चाहिए, सर्वेक्षण का काम जो होता है उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसको क्या होना चाहिए, उसको अनुभव भी होना चाहिए। अब ये जो अनुभव वगैरह की जो हम बात कर रहे हैं ये सब उसमें गुण होने चाहिए, ताकि क्या हो कि उसको, और फिर उसको इसके साथ साथ उसको ये बात का भी नॉलेज होना चाहिए कि जो सोर्सेज वो तैयार कर रहा है या जिनको वो कलेक्ट कर रहा है उसको किस तरीके से वो संपादित करेगा, किस तरीके से उनको क्लासिफाई करेगा, किस तरीके से उनको वर्गीकरण करेगा उनको। तो एक तो सही कार्यकर्ता का चुनाव ये एक मेन बात है, और फिर दूसरा क्या है कि उसको प्रॉपर प्रशिक्षण दिया जाए और उसके प्रशिक्षण पे पूरा ध्यान दिया जाए। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट काम होता है कि कार्यकर्ता को सेलेक्ट करना और उसको फिर प्रशिक्षित करना। ओके, नाउ देन फिर हम बात करते हैं सर्वेक्षण का संगठन। नेक्स्ट हमारा 9th स्टेप है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सर्वे। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सर्वे। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सर्वे की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसके अंदर हम देखते हैं कि सर्वेक्षण कार्य जो है उसको ठीक तरीके से चलाने के लिए एक संगठन की ज़रूरत होती है, और किसी भी बड़े सर्वेक्षण को चलाने के लिए एक सेंट्रल ऑफिस जो होता है उसको हमको स्टैब्लिश करना पड़ता है, जहाँ से हर तरीके का काम संपादित होता है। छोटे लेवल पे अगर सर्वेक्षण होता है तो उसमें इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन बड़े लेवल पे जब सर्वेक्षण किए जाते हैं तो उसमें ऐसे ऑफिसर्स जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनकी रिक्वायरमेंट होती है। सर्वेक्षण काम जो होता है उसमें जो अलग अलग वर्कर काम करते हैं उनको एक ग्रुप में संगठित करना पड़ता है, और सर्वेक्षण काम को सक्सेसफुल
करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए ये जो ऑर्गेनाइजेशन कमेटी जो होती है ना, इसको हमको तैयार करना पड़ता है। इसको सर्वेक्षण समिति कहते हैं और इसको तो हमको तैयार करना पड़ता है, इसको बनाना पड़ता है, जो सर्वेक्षण के स्टार्टिंग से लेके जहाँ तक एनुअल रिपोर्ट सबमिट नहीं की जाती है वहाँ तक सारा काम देखती है। इसके अलावा कुछ ऐसे सब एसोसिएशंस बनाई जाती है, जैसे बजट की बनाई जाए या जो सैम्पलिंग होती है उसकी बनाई जाए या जो भी कार्यक्रम होते हैं उनकी बनाई जाए या टूल्स जो तैयार किए जाते हैं, है ना, इन सब के लिए अलग अलग क्या होती है, एसोसिएशंस तैयार की जाती है, ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है। और इन सब ये जो समितियां होती है, एसोसिएशन जो होती है, उनमें सर्वेक्षण के काम के अलग अलग जो पहलू होते हैं उन पे डिस्कस किया जाता है और फिर इसको ये इनका जो काम होता है उसको क्या किया जाता है, अंतिम रूप दे दिया जाता है। ओके, तो ये था सर्वेक्षण का संगठन जो होता है, ऑर्गेनाइजेशन जो होती है उसको किस तरीके से वो काम करती है। देन फिर अब हम इसके आगे देखते हैं, हमारा 10 पॉइंट है पूर्व परीक्षण और पूर्वगामी जो सर्वेक्षण होता है, मतलब प्री टेस्टिंग और पायलट सर्वे। इसके बारे में हमने पायलट सर्वे के बारे में हमने पढ़ा है, प्री टेस्टिंग के बारे में भी हमने पढ़ा है, ठीक है। तो पायलट सर्वे क्या होता है आपने देखा है, प्री टेस्टिंग और फिर क्या है, पायलट जो सर्वे होता है वो होता है ना। तो प्री टेस्टिंग और पायलट सर्वे क्या है वो देखते हैं हम। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्री टेस्टिंग क्या होता है। उसमें हम ये देखते हैं कि एक्चुअल में क्या होता है कि सर्वेक्षण काम जो होता है वो स्टार्ट करने से पहले जो सर्वेक्षण करता होता है उसके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि वो सर्वेक्षण के लिए जो उसने सेलेक्ट किए हैं वो टूल्स जो होते हैं या जो मेथड होते हैं उनका छोटे लेवल पे उनको एग्जामिन कर ले कि उनमें क्या कमी है या कुछ दोष है या नहीं, या स्टार्टिंग से ही अगर उसको पता चल जाए तो वो दोष दूर कर सकता है। इसको कहते हैं प्री टेस्टिंग। और ये मेथड जो होता है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर बड़े लेवल का स्टडी होता है तो अगर हम उसके अंदर बिना प्री टेस्टिंग के काम करना शुरू करते हैं तो कहीं लास्ट में जाके हमको प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, इसलिए पहले ही जो कमियां हैं उनको इस प्री टेस्टिंग से दूर किया जा सकता है। अब ये जो स्टडी होती है इसमें काम में किए जाने वाले जितने भी उपकरण होते हैं या जो इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं वो उन सबको एग्जामिन किया जाता है। इससे ये हमको पता चल जाता है कि हमने जो स्टडी के लिए टूल्स यूज़ किए हैं, लाइक क्वेश्चनर शेड्यूल है ना, या इंटरव्यू के लिए जो गाइड तैयार की जाती है उनमें कोई कमी तो नहीं रह गई है, या कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जो यूज़फुल नहीं है हमारी स्टडी के लिए, या कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जिसको चेंज करने की रिक्वायरमेंट है, या जो इन्वेस्टिगेटर होते हैं उनको कौन से एरिया में जाके या अदर वर्कर्स जो है उनको कौन से एरिया में जाने से प्रॉब्लम होगी, या वो कहाँ से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके नहीं ला पाएंगे, कहाँ से उनको करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। इससे जो टूल्स होते हैं उसमें जो चेंजेस किए जा सकते हैं या उनकी कमियों को दूर किया जा सकता है। तो इससे जो इन्वेस्टिगेटर होते हैं उनके द्वारा जो एरिया में जाके एक्सपीरियंस लिए जाते हैं और प्रॉब्लम्स जो होती है उनको दूर करने के हमको यहाँ पे क्या होते हैं, हमारे पास अपॉर्चुनिटी होती है अगर हम प्री टेस्टिंग करते हैं तो। देन फिर अब हम बात कर रहे हैं, पहले तो हमने प्री टेस्टिंग की बात की, अब हम बात कर रहे हैं पूर्वगामी सर्वेक्षण जो पायलट टेस्टिंग होता है उसकी अगर हम बात करते हैं तो उसमें हम ये देखते हैं कि इसके थ्रू क्या होता है, जो पूरा सर्वेक्षण काम होता है उसमें आने वाली प्रॉब्लम्स जो होती है उनका हम इसके अंदर पता लगा सकते हैं। मतलब मेन जो सर्वेक्षण काम होता है उसको स्टार्ट करने से पहले पूरे काम को एक छोटे लेवल पे, एक माइक्रो लेवल पे उसको एग्जामिन किया जाता है ना। क्या किया जाता है, जो माइक्रो लेवल होता है उसके ऊपर इसको सूक्ष्म जो लेवल होता है, स्तर होता है, उसके ऊपर इसको पता लगाया जाता है। अब ये जो माइक्रो लेवल होता है इस पे पता लगाने से क्या होता है कि हमको स्टडी में आने वाली प्रॉब्लम्स जो है उनका नॉलेज हो जाता है। हमको ये पता चल जाता है कि हमने जो सैम्पलिंग ली है वो अप्रोप्रिएट है या नहीं, या हमने जो सैम्पलिंग मेथड लिया है वो अप्रोप्रिएट है या नहीं, करेक्ट है या नहीं, या जो इन्वेस्टिगेटर्स जो हैं या अदर वर्कर्स जो हैं वो काम अच्छी तरीके से कर रहे हैं या नहीं, या वो कर पाएंगे कि नहीं। तो ये जो पायलट सर्वे होता है इससे जो इंफॉर्मेशन होती है उनके टाइप्स और उनके जो सोर्सेस होते हैं उनको हम अज्यूम कर सकते हैं। इससे हम जो ये भी पता लगा सकते हैं कि हमारे कितना टाइम खर्च होगा, हमारे को कितना टाइम कंज्यूम करना पड़ेगा, हमको कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो ये जो सर्वे होता है इसके बेस पे जो ऑब्जेक्टिव जो सोर्सेस होते हैं उनको हम देख सकते हैं और हम साइंटिफिक कंक्लूजन भी इसका
निकाल सकते हैं। तो इसके लिए ये पायलट सर्वे बहुत ज़रूरी होता है और यहाँ छोटे लेवल पे सर्वेक्षण किया जाता है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, पायलट सर्वे कहते हैं या पायलट स्टडी कहते हैं। और ये मेन सर्वे का क्या होता है, एक स्मॉल स्केल रेप्लिका होता है ना, वो इसका एक छोटा रूप होता है। ठीक है, कि हमने जो मेन सर्वे किया उसका छोटा रूप जो होता है वो क्या होता है, वो ये पायलट सर्वे होता है। ओके, नाउ देन फिर नेक्स्ट हमारा है समुदाय को तैयार करना। अब समुदाय को तैयार करना मीन्स प्रिपेयरिंग द कम्युनिटी। अब समुदाय को तैयार करना का मतलब इजी में क्या होगा कि हम क्या कर रहे हैं, हम जो ठीक है, अब समुदाय को तैयार करने की बात है, तो सर्वेक्षण जो होता है उसके सक्सेसफुल होने के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि क्षेत्र में जो सूचनादाता होते हैं उनसे मिलके प्रामाणिक तथ्य जो होते हैं वो कलेक्ट किए जाते हैं, और इसके लिए जो सूचनाएं होती है उनको मानसिक रूप से आवश्यक जो कॉपरेशन होता है वो देने के लिए हमको तैयार रहना होता है। मतलब सर्वेक्षण सक्सेसफुल होगा कि नहीं, उसके लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि क्षेत्र में जो सूचनादाता होते हैं उनसे मिलके प्रामाणिक तथ्य एकत्र किया जाए, और इसके लिए सूचनादाता को मानसिक रूप से आवश्यक सहयोग देने के लिए तैयार करना अनिवार्य होता है। अब जो सूचनादाता होते हैं वो जो अपरिचित प्रगणक होते हैं या सर्वेक्षणकर्ता जो होते हैं या व्यक्तिगत और गुप्त सूचनाएं देने वाले जो होते हैं, उनसे क्या करते हैं, वो जो इन्फॉर्मेशन होती है, ऐसी सीक्रेट जो इन्फॉर्मेशन होती है वो देने में वो हेजिटेट होते हैं। तो वो घबराते हैं, सोचते हैं कि उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन दी है उनका कहीं मिसयूज तो नहीं कर दिया जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में जो कम्युनिटी के लोग होते हैं, है ना, जो समुदाय के लोग होते हैं, उनको मैसेंजर्स जो होते हैं उनके साधनों के रूप में उनको तैयार करते हैं। जैसे हम जो पत्र पत्रिकाएं होती है, सिनेमा प्रदर्शनी, रेडियो वगैरह होते हैं, तो इनके थ्रू सर्वेक्षण के उद्देश्य जो होते हैं उनसे उनको यूज टू कराया जाता है और उसके बाद में इंफॉर्मेशन लेने की अपील की जाती है। देन फिर हम बात करते हैं तथ्यों का संकलन, जो कलेक्शन ऑफ डेटा होता है। अगर हम उसकी बात करते हैं तो इसमें हम ये देखते हैं कि जो वास्तविक जो सर्वेक्षण काम होते हैं वो इससे होते हैं। ये सबसे पहला स्टेप होता है तथ्य संकलन का, और इसमें जो एरिया होता है उसको हम सेलेक्ट करते हैं, और डेटा कलेक्शन के लिए जो ऑब्जर्वेशन, प्रश्नावली, अनुसूची, साक्षात्कार, केस स्टडी मेथड, इन सबको यूज़ करते हैं। और इनमें जो प्रगणक होते हैं वो ये ध्यान रखते हैं कि ये देखा जाता है कि विश्वसनीय सूचना एकत्र हो रही है कि नहीं, मतलब एश्योरिटी है, जो डेटा हम कलेक्ट कर रहे हैं वो सही है कि नहीं। तो तथ्य संकलन जो होता है वो उसमें इस बात की पूरी सावधानी रखनी होती है कि पक्षपात रहित होके डेटा कलेक्शन किया जाए। देन फिर हम बात करते हैं तथ्यों का संपादन, वर्गीकरण एवं सारणीयन, एडिटिंग, क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन ऑफ डेटा। अब इसमें हम ये देखते हैं कि यहाँ जो सर्वेक्षण करता होता है वो तथ्यों का संपादन करता है, वो एकत्रित जो तथ्य होते हैं उनकी जांच करता है और उनमें पाई जाने वाली जो कमियां होती हैं उनको दूर करता है। अब यहाँ जो अनयूजफुल जो इन्फॉर्मेशंस होती है उनको क्या करते हैं, निकाल देते हैं ना। जो अनयूजफुल जो है ना, अनयूजफुल जो इन्फॉर्मेशंस होती है ना, उनको हम क्या करते हैं, उनको हम यहाँ से हटा देते हैं। अब ये जो अनयूजफुल इन्फॉर्मेशंस जो होती हैं उनकी हमारे को ज़रूरत ही नहीं है। जो यूज़फुल होती है सिर्फ उसको हम देखते हैं, जो यूज़फुल है उसको हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। अब सूचनादाता जो होते हैं उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने जो उनको उत्तर मिले हैं उससे उन्होंने उनको कैटेगराइज कर दिया है, ठीक है। और फिर यहाँ जो सूचनादाता होते हैं वो व्यक्ति के उत्तर जो होते हैं उनके कुछ ग्रुप बना लेते हैं, उनको कुछ साइन दे देते हैं, और उससे फिर वो क्या करते हैं, उनको क्लासिफाई करते हैं, और एक जैसी प्रकृति के, एक जैसे नेचर के जो फैक्ट्स होते हैं उनको अलग रख लेते हैं और उनका क्लासिफिकेशन कर देते हैं, उनको सिचुएशंस में बांट देते हैं, और उनको फिर क्या करते हैं, उनको कोरिलेट करते हैं, उनको सहसंबंध देखते हैं, ठीक है। फिर टेबुलेशन की बात आती है तो सारणीयन जो होता है उसमें जो अलग अलग डेटा जो तैयार किए गए हैं, जिनको टेबल वगैरह बनाई गई है, उनको शॉर्ट फॉर्म में डाल देते हैं उनको, और उनका क्या करते हैं, उनको संख्यात्मक सारणियों में, है ना, टेबुलेशन फॉर्म में उनको दे देते हैं। अब ऐसा करने से क्या होता है कि जो क्लासिफाई किए हुए फैक्ट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल हो जाते हैं, और उनका जो हमको कंक्लूजन निकालना है वो हमारा क्लियर हो जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं, हमारा है
तथ्यों का विश्लेषण एवं सामान्यीकरण क्या है, जो एनालिसिस ऑफ डेटा एंड जनरलाइजेशन जो होता है कि इस लेवल पे जो संकलित तथ्य होते हैं उनका विश्लेषण और विवेचन किया जाता है। यहाँ जो डेटा हमने कलेक्ट किए हैं उन डेटा जो होते हैं उनका मीनिंग निकाला जाता है। जो फैक्ट्स होते हैं, जो इंसिडेंट्स होते हैं, जो स्पेशल कंडीशंस होती है, उनके बीच में क्या किया जाता है, उनके बीच में जो कोरिलेशन जो होता है, जो सहसंबंध होता है, उसको इसके अंदर देखा जाता है। ओके, और फिर क्या होता है कि हम देखते हैं कि जो कारण है ना, रीज़न वगैरह जो होते हैं उनका पता लगाते हैं और हम ये क्लियर करते हैं कि कौन सी ऐसी विशेष दशा है या परिणाम या घटना है, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, या साइंटिफिक निष्कर्ष निकालने के लिए हमको क्या करना है, हमको जनरलाइजेशन करना है। और स्टडी जो होती है, जो स्टडी सब्जेक्ट जो होता है या समस्या जो होती है उसकी क्या रिजल्ट निकले वो पता करना है, या जो सामाजिक समस्याएं उनके समाधान के लिए हमको क्या है कुछ सुझाव देने होते हैं, तो वो सब इनके अंदर देखा जाता है किसमें, विश्लेषण और सामान्यीकरण में। और लास्ट हमारा है प्रतिवेदन का निर्माण और प्रकाशन, मतलब प्रिपरेशन एंड पब्लिकेशन ऑफ डेटा। इसमें हम देखते हैं कि प्रतिवेदन का निर्माण और प्रकाशन जो होता है, चाहे उसके प्रिपरेशन की बात करें है ना, या हम उसके पब्लिकेशन की बात करें, तो वो सबसे लास्ट स्टेप है। ये क्या है, ये सबसे जो लास्ट हमारा स्टेप होता है वो ये होता है। हम इसके अंदर ये देखते हैं कि तथ्यों के विश्लेषण और जो विवेचन किया जाता है, हम जो बात कर रहे हैं हमने इससे पहले पढ़ा एनालिसिस ऑफ डाटा एंड जनरलाइजेशन, उसके बाद में हम साइंटिफिक कंक्लूजन जो निकालते हैं वो निकालते हैं और उससे जनरलाइजेशन किया जाता है। तो सर्वेक्षण के जो रिजल्ट्स होते हैं, जो परिणाम होते हैं है ना, उनको निष्कर्षों के रूप में प्रतिवेदन में जगह दी जाती है। और सोशल प्रॉब्लम जो है उसको एनालाइज करना जो होता है वो इम्पॉर्टेंट होता है और वही इसके अंदर किया जाता है। अब हमने समस्या जो है उसको उसका विश्लेषण तो कर दिया और उसके समाधान के लिए, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सजेशंस भी दिए जाते हैं। अब सुझाव जो होते हैं है ना, ये वो व्यावहारिक हो और हमारे पास जो साधन होते हैं उनकी लिमिटेशन के अनुरूप हम क्या करते हैं, सजेशंस देते हैं। तो प्रतिवेदन में क्या होता है, प्रतिवेदन में फिर क्या है, प्रतिवेदन में जो हमारी ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग हम डायग्राम्स डालते हैं, या जो लीनियर कुछ जो रिक्वायरमेंट होती है उन सबको हम यूज़ करते हैं। उसमें लैंग्वेज बहुत इजी होनी चाहिए और समझने योग्य होनी चाहिए। ओके, तो ये पूरे 15 स्टेप्स देखे हमने। अब इनसे ये क्लियर हो जाता है कि सोशल सर्वे जो है वो एक लंबा प्रोसेस है ना। क्या है, हम कंक्लूजन में क्या कह सकते हैं कि सोशल सर्वे इज अ लॉन्ग प्रोसेस, है ना। क्या है सामाजिक सर्वेक्षण, क्या है, हम ये कहें कि सामाजिक सर्वेक्षण क्या है, एक लंबी प्रक्रिया है। सामाजिक सर्वेक्षण क्या है, सामाजिक सर्वेक्षण एक लंबी प्रक्रिया है। हम वैज्ञानिक निष्कर्ष जो निकालते हैं, वैज्ञानिक निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है, साइंटिफिक कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि सर्वेक्षण के हर स्टेप से रिलेटेड हर तरीके के काम को हमको संपादित करना है, उसको बिल्कुल निष्पक्ष होकर हमको काम करना है, केयरफुली काम करना है, और साथ में क्या हो कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो होते हैं वो भी हर जगह हमको रखने हैं, हमको उनका भी ध्यान रखना होता है। ओके, तो आज के लेक्चर में हमने सोशल सर्वे के जो उसका प्लानिंग जो है और उसके स्टेप्स जो है उनके बारे में डिस्कस किया था। ओके, थैंक यू।